ठीक है, यहीं तक लास्ट हमने पढ़ा था। याद आ गया? अच्छा, नोड हमने देखा था। नोड क्या है? फ्रेमवर्क है। तो वो तो हमने चला दिया था कि जी नोड हमारे डिपेंडेंसीज में नोड इंस्टॉल है। इसके अलावा हमने डिपेंडेंसीज में क्या इंस्टॉल करके रखा हुआ है? एक्सप्रेस जेएस किया हुआ है। ये क्या है? एक्सप्रेस जेएस हमने इंस्टॉल किया है। एक्सप्रेस क्या है? सर्वर है। ठीक है। एक्सप्रेस जावास्क्रिप्ट के लिखे हुए कोड को उसके नोड के फ्रेमवर्क से उठाता है और एक सर्वर चला। सर्वर कौन सा होगा? वो इसी का अपना सर्वर है फिलहाल। यानी हम सर्वर का कोड जो चलाते हैं वो एक्सप्रेस जेएस के जरिए से चलाते हैं। उसके बाद नोड जेएस खुद क्या है? अपना फ्रेमवर्क है इसका। और ये नोडेमोन क्या है? हम जब कोई सर्वर रन करते हैं ना, अब हमें काम करने के लिए दो चीजें चाहिए होंगी। यानी एक वो फाइल चाहिए होगी कि जहाँ पे हम फाइल का कोड लिख रहे हैं। ठीक है। और दूसरी जगह पे हमें वो जगह चाहिए होगी जहाँ पे हमारा लिखा हुआ कोड रन हो रहा होगा। यानी जैसे हमारी एक वेबसाइट है, वेबसाइट की साइट है एक पूरी की पूरी, और एक उसका होस्टिंग है जहाँ पे वो चल रही होगी। तो हम जो कोड चलाएंगे ना वो कहाँ चलेगा? एक्सप्रेस के सर्वर पे चलेगा। उसको चलाने के लिए हम यहाँ से नोड की के फ्रेमवर्क से ये वाला काम उस सर्वर को दे रहे हैं। और सर्वर हमारे इस काम को उठा के अपने एनवायरनमेंट में इसको चला रहा है। ठीक है। एक्सप्रेस के ऊपर सर्वर चल रहा होगा और जो हमारी फाइलें होगी वो कहाँ? नोड के फ्रेमवर्क पे चल रही है। और इन दोनों का एक साथ चलना जरूरी है। जैसे आप कहीं जा रहे हो या पानी पाइप में आ रहा है, तो आगे अगर जो है वो नल खुला हुआ है तो पानी चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही नल बंद होगा क्या होगा? पानी पीछे से चलना ही बंद हो जाएगा। पाइप में तो रहेगा लेकिन चलेगा नहीं। आपको जबरदस्ती करेगा तो क्या होगा? नल टूट जाएगा। ठीक है। अगर पीछे से प्रेशर बहुत ज्यादा है और नल उसको संभाल नहीं पा रहा है तो वो क्या करेगा? उसको तोड़ के निकल जाएगा। तो अगर ऐसे ही हमारे नोड के जो हम कोड लिख रहे हैं नोड के ऊपर इसके फ्रेमवर्क का, वो कोड अगर डिस्टर्ब करेगा तो सर्वर क्रैश होगा, मतलब टूट जाएगा। फिर से आपको दोबारा सर्वर चलाना। अब नोड के एनवायरनमेंट में ये प्रॉब्लम है कि हम जब कोई काम कर रहे होते हैं, हम पूरा कोड एक दफा लिख करके सही करके सब कुछ करके जब इसको चला दे तो वो चलता रहेगा। जैसे ही कोई यूजर हिट करे, जैसे अभी हमने बनाया, कुछ बनाया नहीं अभी, सिर्फ मुंह ही बनाया इसका। तो जब कुछ बन जाएगा इसका, एक पेज बनेगा जिसमें हम कस्टमर से या यूजर से कोई इनपुट मांगेंगे कि जी ये लिख के हमें भेजो। तो जब वो यूजर इनपुट लिख के भेजेगा, तो जैसे ही वो इनपुट भेजेगा सर्वर ऑन होगा और उसका डाटा उठा के डेटाबेस में डालेगा। वेट करेगा कि ये कोई एक्टिविटी कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो कुछ और पूछता है, कोई और काम करता है, तो चलता रहेगा। और अगर वो काम छोड़ देगा तो वो भी अपना मुंह बना के साइड में बैठा रहेगा, कुछ नहीं करेगा जब तक उसको छुट्टी नहीं मिलती। यानी सर्वर बंद नहीं हो जाता है। सॉफ्टवेयर आप बंद कर देंगे तो वो भी फाड़ेगी। तो इस तरीके से। लेकिन हमें तो जब काम करना होता है तो हम क्या करते हैं? यहाँ कोड लिख रहे होते हैं, हमने यहाँ पे इंडेक्स में कोड लिखा, एक लाइन चेंज की और फौरन देखते हैं कि जी ये वहां पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे में क्या होगा? जैसे ही आप इस पे क्लिक करके कुछ लिखना शुरू करेंगे ना, कोई चीज चेंज करेंगे, सर्वर क्रैश होगा। क्योंकि वो डेवलपर मोड में नहीं है, वो नॉर्मल चल रहा है। डेवलपिंग के दरमियान, डेवलपमेंट के दौर पे आप जब कोड लिख रहे हो तो आप उस सर्वर को नहीं चला सकते। बस जैसे ही चलाएंगे आपको बार बार पहले क्या करना पड़ेगा? वो जो क्रैश हुआ हुआ सर्वर है ना उसको बंद करना पड़ेगा, फिर दोबारा से खोलना पड़ेगा। तो वो इस वाली चेंजिंग को उठा के लेके चलेगा। वरना वो कुछ भी नहीं करेगा, सुकून से बैठ जाएगा। पहले वाला क्रैश हो गया और नया वाला चल नहीं रहा। नया चलेगा कब? जब पुराना बंद होगा। तो हर दफा एक लाइन चेंज करने के बाद, यहाँ पे कुछ लिखा, डॉक्यूमेंट्स की स्पेलिंग गलत हो गई, आपने सही की, पुश किया, जैसे ही आपने इसको हिट किया नीचे आए कहीं पर, बस सर्वर क्रैश। फिर से सर्वर चलाएं, फिर से आप देखें जी क्या होगा। अभी तो हम देख रहे हैं कोड कहाँ पे? लाइव सर्वर पे है। तो लाइव सर्वर पे कोई वो नहीं है, लेकिन जब एक्सप्रेस के सर्वर पे हम देखेंगे तो बार बार ये हमारा कोड क्रैश होगा।
हम जब कोई काम करेंगे तो कोड टूटता रहेगा। उसका इलाज ये है कि हम अपने पैकेज के अंदर ये जैसन जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं। ये नोडेमोन जो मैंने किया है ना, ये लाइव सर्वर है, एक्सप्रेस के सर्वर को लाइव रखता है। ठीक है, काम सब पे हम करेंगे, जैसे भी हम यहाँ पे सीख रहे हैं ऐसे ही काम भी करेंगे कैसे करते हैं। ठीक है, ये वाली बात क्लियर समझ में आ गई। अच्छा, एक्सियोस क्या है? ये कोड की लाइब्रेरी है। ठीक है, हम जो इसमें कोड यूज करेंगे आगे जा करके, वो हमें लिखने नहीं पड़े, हम क्या करते हैं डायरेक्टली एक्सियोस से उसको उठा लेते हैं। ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, आपको जो जो काम करना है आप उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे और काम करते जाएंगे। मिसाल के तौर पे, आपने कोई फॉर्म बनाया, उस फॉर्म पे आपको लगाना है क्या, सीरियल नंबर। आप चाहते हैं कि जब भी कोई फॉर्म एंटर करे तो सीरियल नंबर खुद से रखे, फॉर्म का एक नंबर बन जाए, ताकि उस आईडी से हम उसको उठा सकें। या कोई कार्ड बन रहा है, हम चाहेंगे कि वो जैसे ही कार्ड इंटर हो उसका नंबर खुद से बन जाए, ताकि हमें पूरा रिकॉर्ड चेक नहीं करना पड़े कि जी कब कौन सा नंबर बन रहा है, कौन सा कार्ड बना है, मिस हो गया गलत नंबर लिख दिया तो कार्ड का सारा सीक्वेंस खराब हो जाएगा। तो हम ये चाहें तो हम इसके लिए भी नैनो आईडी यूज करते हैं। वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली आईडी जनरेट कर देता है। अच्छा, लेकिन अभी हमें जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी जिन जिन चीजों की ये मैंने मिसाल दी थी, वैसे ही हम क्या करेंगे, अलग अलग चीजें अपने काम के हिसाब से इंस्टॉल करते रहेंगे। जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम बस सीधे सीधे कमांड करेंगे, आपको आप पता चल जाएगा कि क्या करना है उसके लिए। बस एनपीएम, जैसे हमने लिखा एक्सप्रेस, एनपीएम इंस्टॉल एक्सप्रेस, बस उसने इंस्टॉल कर दिया तो आप उसका एनपीएम देखेंगे गूगल पे जा करके कि इसके लिए कौन सा एनपीएम है। वो एनपीएम की कोड आप उठाएंगे और उठा के यहाँ पे लिख देंगे। जैसे अभी हम यहाँ से इसको डिपेंडेंसीज में ही गिट की डिपेंडेंसीज जो है वो लगाते हैं, क्योंकि हमारी जो प्रोफाइल है ना वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लग जाता है कि जब भी कभी हम इसको चलाएं तो हमारी प्रोफाइल को साइन इन करने के बगैर भी यहाँ से चीजें मिल जाए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कि जी हमें ना एन पी एन, ये सारी सीएलआई है जो हम चलाते हैं कैसे कैसे करके। ठीक है, आपको जो सीएलआई पे काम करना हो तो आप देख लें, हमने एनपीएम इंस्टॉल चलाया था, ये एक सीएलआई। उसके अलावा एनपीएम लिंक है, एनपीएम भाई अलग अलग लॉग इन है, लॉग आउट है, ये सब हम लिख करके चला सकते हैं किससे क्या करना है। गिट का मिल नहीं रहा है, कुछ होगा पे काम करेंगे, गिट को भी कनेक्ट कराएंगे, खुद ब खुद ही हो जाएगा शायद। अभी मैंने रोका हुआ है, ये असल में 2000 फाइलें यहाँ पर पेंडिंग में पड़ी, 2000 से ज्यादा। और ये हमें क्या करना है, पुश करना है अपने गिट के ऊपर। ठीक है, तो गिट पे पुश करेंगे तो 2000 फाइलें ऊपर जाएंगी जो अननेसेसरी, यानी नोड का सारा हमने इंस्टॉल किया अपने फोल्डर के लिए, हमें इसको गिट को देने की जरूरत नहीं है। ये फोल्डर गिट पे जाना नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
यहाँ पे ना एक और फाइल बनाए, उसका नाम रखेंगे डॉट गेट। सही है। और इसमें जो है हम ये वाला जो फोल्डर है ना, रीनेम करके इसको ऐसे ही रीनेम करेंगे नहीं, हम इसको सिर्फ कॉपी कर रहे हैं, जैसे ही लिखा हुआ है ऐसे ही हम इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर। अब देखिए जैसे ही मैंने पेस्ट किया है, इंटर किया, देखो यहाँ पे कितने रह गए। समझ रही बात। इसने इस पूरे फोल्डर को इग्नोर कर दिया। अब ये ऊपर नहीं जाएगा। इतनी सी बात है। फाइल बनाई, डॉट गेट इग्नोर लिखा, और ये नोट कर दिया ऐसे। उस फाइल का नाम यहाँ पे कर दो। जैसी फाइल का नाम लिखा, उसकी पूरी फाइलें यहाँ पे रह गई। अब आपके VS कोड में तो चलेंगी, लेकिन गिट पे पुश करते वक्त सिर्फ कोड पुश होगा, ये फाइलें यहीं पड़ी रहे। समझ गए या नहीं समझे। अब हम इसको कर देंगे पुश। कमिट। और मैंने लिखा कि कुछ भी लिख सकते हैं, ये तो बस याद के लिए लिखा। लिख गया, और अब सिंक्रोनाइज कर देंगे, ऑटो नहीं मैंने किया। अब दो एडिट मैंने पहले किए थे, और बाकी सारा का सारा इसमें चेंज। इंडेक्स में एक चेंज कोई पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने उस फाइल में जहाँ पे ये तो लैंडिंग पेज था। बताओ जल्दी। याद ही नहीं है। फिर से देखना पड़ेगा कौन सी रेपो कनेक्ट है। ठीक है बेटा, देखो अब सब कुछ काम हम कर रहे हैं, सब कुछ जैसा हम कर रहे हैं, ये लोकल उस पर चल रहा है। अभी हमने एक्सप्रेस का सर्वर नहीं बनाया, बस अभी हमने क्या किया है, रेपो के साथ कनेक्ट करके इसको npm वगैरह सारा कुछ रेडी कर लिया। फाइल जो है वो गेट इग्नोर की हमने एक्टिव की है। अब हम जा रहे हैं बनाने। चलो अभी नहीं बनाते हैं फिलहाल। चलो अच्छा, अभी जो आपने फाइल देखी थी,
हम जो इसमें लिख रहे हैं, मैंने अगर कोई स्टूडेंट का नाम लिखा, तो जैसे ही ऐड करूंगा ये नीचे आ, यहाँ जो ये स्टोर हो रहा है ये बेसिकली कहाँ हो रहा है? कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल बनी हुई है जहाँ पे जाके ये स्टोर हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये उसको उठा के कहाँ से ला रहा है? रैम के अंदर रखा हुआ है। अभी जो कुछ स्टोर कर रहा है ना वो रैम में करता जा रहा है। जब मैं इसको बंद करूंगा फाइल वहां सेव हो रही है, तो ये सारा रिकॉर्ड उठा के कंप्यूटर की किसी ड्राइव में इसको बैकअप में डाल देगा। लेकिन वो कब तक रखेगा? उसकी मर्जी। अब कंप्यूटर की लाइन निकली बस गया तो कुछ, रैम में जो स्टोर है वो थोड़ी रहेगा, वो तो गायब हो जाएगा। तो इसके लिए हमें एक प्रॉपरली फाइल चाहिए होती है कि जहां पर ये सारा रिकॉर्ड जमा हो रहा है। ठीक है। अब अगर तो लोकल काम है तो मैं किसी कंप्यूटर में रख लूंगा अपना काम सॉफ्टवेयर बना करके। लेकिन अगर इंटरनेशनल वर्क है या क्लाइंट अलग अलग जगह बैठे हुए हैं, कंपनी अलग अलग जगह बैठी हुई है, तो किस किस की जगह पे आप फाइल रखेंगे? एक ऑफिस जो है वो कराची में है, एक इस्लामाबाद में है, या एक कराची में ही है, उसके 6 कमरे हैं, हर कमरे में काम हो रहा है। अब वो जो काम हो रहा है उनकी वेबसाइट पे हो रहा है, कोई उसकी शनाख्ती कार्ड ले रहा है, नंबर लिख रहा है, कोई नाम लिख रहा है, कोई बायोमेट्रिक करवा रहा है, कोई फेस डिटेक्शन करवा रहा है, अलग अलग काम करवा रहा है। अब कर तो सब एक ही सॉफ्टवेयर पे रहे, वो सब जमा होके कहाँ जाए? या एक ही आदमी काम कर रहा है बहुत सारे जगहों से। हाँ, गूगल में कैसे जाए? नहीं, फाइल में थोड़ी रखना है, तो फाइल आपकी ये चल रही है ना, फाइल तो ये वाली थी। फाइल तो ये है ना आपकी, कि जिसमें उसने लिखा है कि जब कोई इनपुट डाले, ये फाइल कैसी है? ये जो नीचे का रिकॉर्ड है इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, देखो। यहाँ तक आपकी जो फाइल का डाटा है वो तो सिर्फ इतना इनपुट टाइप इतना, ये टेक्स्ट के 4 जो प्लेस होल्डर आ रहे हैं ये आपके आएंगे। बस ये ऊपर वाला करंट ऑपरेशन, टास्क मैनेजर, 1 2 3 4 और ऐड, यहाँ तक का जो डाटा है ये आपकी फाइल में है। ये जो नीचे आ रहा है ये तो स्टोरेज से आ रहा है, जहाँ पे जाके उसको जमा कर रहा है, ये ऑपरेशन करके इसको सेव कहाँ करना है? कंप्यूटर की फाइल में भी सेव हो सकता है, लेकिन अगर डाटा ज्यादा हो या ऑपरेशंस के जगह जो है वो अलग अलग हो या टाइमिंग अलग हो, अब हर कोई सारा दिन कंप्यूटर चला के थोड़ी रख सकता है। अगर खुदा ना खास्ता ये लाइट चली गई तो ये सब तो स्टोर चला जाएगा आपका। जो रिकॉर्ड आपने 2 घंटे लगा के जमा किया हुआ है वो कैसे सेव हो? रैम में तो नहीं रहेगा, ना रोम में रहेगा। बस दो ही जगह हैं आपके पास, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो क्या करेगी? कंप्यूटर को ऑपरेट कर रही है। और रोम क्या कर रही है? रीड ओनली मेमोरी, जो आप काम कर रहे हो उसका रिकॉर्ड थोड़ी देर के लिए जमा रख रही है। जैसे ही आपने राइट बंद की, कंप्यूटर डिस्कनेक्ट हुआ एनर्जी से, बस हो गया, खत्म। वो अब डेटा थोड़ी बचेगा। अगर कहीं कोई फाइल बैकअप में पड़ी हुई बच गई तो बच गई, वरना इसका कोई एतबार नहीं। इसको श्योर करने के लिए लोग क्या करते हैं, डेटाबेस कनेक्ट करते हैं, एक स्टोर बनाते हैं अपने ही कंप्यूटर में, कि लास्ट एंट्री से पहले तक का, चलो यहाँ तक का डेटा भी अगर सेव हो गया तो सही है, बच जाएंगे, एक ही एंट्री करनी पड़ेगी। तो वो क्या करते हैं कि एक एक मिनट के बाद ना डाटा सेव कर रहे हो, और उसको डाटा को सेव करने के लिए डाटा स्टोर बनाया जाता है। ठीक है। और स्टोर जो होता है तो उसको हम कहते हैं डेटाबेस। और वहां पर कौन सा डेटाबेस है? एसक्यूएल का डेटाबेस आता है, कि हम जो चीज बनाए ये एसक्यूएल में, एसक्यूएल के डेटाबेस में जाके इसको कनेक्ट कर दे। अच्छा, एसक्यूएल जो है वो डेटाबेस तो है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कि उसके लिए हमें स्कीमा देनी पड़ती है कि डाटा कैसे आए। मिसाल के तौर पे ये टेबल है ना, इसमें डाटा आ रहा है, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, क्लास, रोल नंबर और एक्शन। ये जो डाटा आ रहा है ये एक्शन को छोड़ दो, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, क्लास और रोल नंबर, ये एक सीक्वेंस है।
अब एसक्यूएल में हमें ये टेबल ऐसे ही बना के देना पड़ेगा कि जब ये बना हुआ है ना, ये सेम एसक्यूएल टाइप है, कि पहले जो लिखा है ना, ये क्या है, स्टूडेंट का नाम है, ये फादर का नाम है, ये इसकी क्लास है और ये इसका रोल नंबर है। अब जब भी कहीं से किसी भी जगह से ये ऐसे लिख करके आएगा सीक्वेंस, तो ये इस सीक्वेंस में लिखा जाएगा। लेकिन अगर किसी और जगह से ये बनाने वाले ने कोई और स्कीम दे दी और इसी टेबल को कनेक्ट कर दिया, इसी एसक्यूएल को कनेक्ट कर दिया, कि एक और कंप्यूटर है, वहां पे उसने क्या किया है कि ये वाला काम जो है, ये इनपुट टाइप ना आगे पीछे कर दिया, चार है ना, इसको उठा के उसने इसके नीचे ली, बस ये गलती। ठीक है, इस गलती से तो कुछ नहीं होना चाहिए था। लेकिन वो क्या करेगा, एसक्यूएल इस टेबल में डाटा सेव नहीं हो। अच्छा, ये अभी पुश नहीं किया मैंने, सही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये डाटा सेव नहीं करेगा टेबल। वो कहेगा ये स्कीम थी ना मेरी, ये वाली यहाँ से, ये स्कीमा के अलावा जो सीक्वेंस दिया हुआ है, उसी सीक्वेंस से मुझे चीजें चाहिए। सीक्वेंस आउट होते ही गया था, अब नहीं लिखेगा, बोलेगा जी डेटाबेस नॉट कनेक्टेड, एरर फला फला ये वो। क्यों, चेंज हो गया ना। अब उसको जो चीज लिखनी है वो नहीं लिखेगा। तो उसका इलाज क्या है कि हम नॉन सीक्वल जो है वो नो एसक्यूएल यूज करते हैं, नॉन सीक्वल यूज करते हैं। बाहर जगहों पे जो प्रॉपर जगह है वो एक फाइल बनी हुई है, एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, उसमें किसी को अलाउ ही नहीं है कि कोई एडिट कर सके, कोई मॉडिफिकेशन कर सके। तो उसको बनी बनाई फाइल देते हैं, तो उसके लिए एसक्यूएल कनेक्ट करवाते हैं। जैसे जो आपकी एप्लीकेशन होती है उसमें जो फाइलें आ रही हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते ना, तो कोई भी चेंज नहीं करेगा उसको, तो जैसे वैसी ठीक है, तो उसके लिए एसक्यूएल सर्वर चल जाता है। लेकिन एआई के लिए नहीं चलता, उसको चाहिए नो एसक्यूएल। अब नो एसक्यूएल में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, वो है डेटाबेस है, जो ये ऑफर करते हैं कि जी हम आपको नो एसक्यूएल डेटाबेस देते हैं। अच्छा, वो एसक्यूएल का भी देते हैं डेटाबेस। अब एसक्यूएल डेटाबेस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट भी दे रहा है, अजूरे भी दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट का, उसके अलावा अमेजोन भी दे रहा है, एप्पल के भी अवेलेबल है, गूगल के भी अवेलेबल है। गूगल क्लाउड के ऊपर आपको मिल जाता है स्टोरेज। तो बहुत सारी जगह। लेकिन अ, ज्यादातर जो हम ऑपरेशन करते हैं वो करते हैं उसके जरिए से, उसका नाम भी नहीं याद आ रहा मुझे, क्या कहते हैं, मोंगोडीबी। ठीक है, क्या नाम है उसका, मोंगोडीबी। तो मोंगोडीबी के जरिए से हम ये अपने सारे ऑपरेशंस करते हैं डेटाबेस। तो देखते हैं कि ये मोंगो वाले क्या कह रहे हैं। कि मोंगोडीबी, ये द मोंगोडीबी क्या है, द वर्ल्ड्स लीडिंग मॉडर्न डाटा प्लेटफॉर्म, इस पे हम आ जाते हैं। गेट स्टार्टेड कर देते हैं सीधा सीधा हम यहाँ से। साइन अप विद गूगल। ये मेरी इस आईडी से कनेक्ट हो गई तो पूरा पूरी। अच्छा, मेरे पास पता नहीं क्या क्या बना हुआ है पहले से। तो मैं इसको कुछ कर नहीं रहा, तो मैं सीधा सीधा छोड़ दे रहा हूँ। मैं इस जगह पे कहीं और जाके इसको कनेक्ट करवाता हूँ दूसरे आईडी से, क्योंकि मेरी बहुत सारी पहले चीजें बनी हुई हैं और वो सब इससे कनेक्टेड है, तो पता चला सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो यहाँ पे आके मैंने दोबारा एक नई आईडी
कनेक्ट किया। ये चाहे तो गिटहब से भी कनेक्ट हो जाएगा और गूगल से भी कनेक्ट हो जाएगा, आपको जिससे कनेक्ट करना है आप उससे कनेक्ट कर। यहाँ तक आने के बाद ये प्राइवेसी पॉलिसी एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट क्या एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, ये जो इसने कांट कांट भी रीच लिखा ना, और वेरिफिकेशन होती है, ये हो गई पीछे से ऑटोमेटिकली। अब वेलकम टू मोंगोडीबी डेटाबेस अटलस, इसका नाम है अटलस, ठीक है। डेटाबेस तो है मोंगोडीबी का, अटलस नाम है इसका। अटलस इसलिए रखा है कि थोड़ा फ्री देता है ये कुछ। अच्छा, अब ये कह रहा है कि जी वेलकम टू अटलस, लेट्स बिल्ड समथिंग ग्रेट। आइए हम मिलके कुछ अच्छा बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं। और इसके लिए व्हाट इज योर प्राइमरी गोल, आपका प्राइमरी गोल क्या है, तो मैंने कह दिया कि लर्न मोंगोडीबी, बिल्ड अ प्रोजेक्ट आई हैव इन अ माइंड। मैंने कहा लर्न मोंगोडीबी, बस यही मेरा प्रोजेक्ट। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डेवलपिंग सॉफ्टवेयर विद मोंगोडीबी, कब कब से आप इस पे काम कर रहे हैं। मैंने तो अभी शुरू किया है, ठीक है। और गेटिंग टू नो योर प्रोजेक्ट, तो आपके प्रोजेक्ट के बारे में मैं जान सकता हूँ, तो बिल्कुल जान सकते हैं आप। मैं जो प्रोजेक्ट बना रहा हूँ उसका ताल्लुक है किससे, जावा स्क्रिप्ट से और नोड जेएस, ठीक है। ये फ्रेमवर्क मुझे क्या हो गया, नहीं तो नेट बंद हो जाता है बार बार। तो मैंने कहा जी मैं क्या करूंगा, मुझे पता ही नहीं क्या होगा, नॉट श्योर, ठीक है। कि मैं कौन सा डाटा डालूंगा, अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ। विल योर एप्लीकेशन इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चरल मॉडल, इसमें से कोई आर्किटेक्चरल आपका है, कोई एआई का मॉडल है आपका जो आप सीख रहे हैं, या कोई एमएल मशीन लर्निंग इंडस्ट्री की कोई फाइल है, इवेंट ड्राइवन है, ठीक है, माइक्रो सर्विसेज है, डिस्ट्रीब्यूशन है, आईओटी का है, एंगेजमेंट है, एज कंप्यूटिंग है, सर्च इंजन का कोई मसला है। नॉट श्योर ये कि अभी मैं प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं कि क्या हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। फिनिश। ये वेलकम है आपको, अब यहाँ पर आने की परमिशन। अब बेटा आपने बनाना है यहाँ से अपना क्लस्टर। क्या बनाना है, क्लस्टर, परस्तर नहीं क्लस्टर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तीन क्लस्टर आ रहे हैं, डिप्लॉय योर क्लस्टर, तीन क्लस्टर आ रहे हैं। एक ये वाला आ रहा है 0.08 पर आवर के हिसाब से, M10 कर्सर ये है क्लस्टर। और इसके चार्ज क्या है, 8 पैसे जो है वो घंटे के हिसाब से चार्ज करेगा जब आप इस पे आएंगे तो। आप जब इसके साथ कोई वेबसाइट कनेक्ट करेंगे तो 8 पैसा घंटा उसका रेट बनेगा। आपकी सर्विस की फीस होगी 10 पैसा घंटा लगा लीजिए। और फिर आप जितने घंटे के लिए सर्वर उसको चाहिए, ये पीकेआर में, डॉलर में, पीकेआर में, पाकिस्तानी थोड़ी है। मतलब कौन सी करेंसी तो हो जाए, करेंसी आएगी। करेंसी क्या होगी आप किसी को नहीं देंगे ना, पहले पूरा समझ लो, पूरी बात कर लो, मैंने बताया होगा कि फिर लास्ट में क्वेश्चन किया होगा। आधी बात करोगे तो आगे वाली बात से रिलेटेड बातें होती हैं, वो रह जाए। इसके बाद हमारे पास ये सर्वर है, ये क्या कह रहा है कि जी स्टार्ट होता है 0.011 पर आवर, नीचे लिखा हुआ है डॉलर, ठीक है। ये डॉलर पे ही चार्ज होगा, आपको कन्वर्ट खुद अपने पैसे से करना होगा, क्या रेट बन रहा है, ठीक है। तो ये इस पर आएगा, इसमें क्या करेगा, पहले वाले में स्टोरेज 10 GB आपको देगा, इससे ऊपर नहीं देगा। और रैम आपको 2 GB मिलेगी और दो सीपीयू मिलेंगे, यानी दो लोकल सर्वर मिलेंगे। जहाँ पे क्या होगा कि आपको सर्वर मिलेगा शेयर्ड होगा, बस उसमें कुछ भी नहीं है, एक मिले दो मिले। रैम भी शेयर्ड होगी
और 5 GB मिलेगा। रेट कम है तो पैसे भी कम है। अब ये फ्री का क्लस्टर है, और ये 512 MB आपको स्टोरेज दे रहा है, रैम शेयर दे रहा है, बीसीपी जो शेयर दे रहा है। तो हमें बस काम ही करना है कि हम फ्री वाला क्लस्टर चूज कर लें। ठीक है। इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका नाम आपको जो रखना है क्लस्टर का वो रख दें। बाय डिफॉल्ट क्लस्टर 0 ही है, वही रहने देते हैं। उसके बाद ये जो रीजन है ना, ये बम्बई एपी साउथ आ रहा है, इसको हम चेंज कर सकते हैं कि हम अपना सर्वर कहाँ चलाएं। ठीक है? तो हमने कह दिया जी कहीं का भी सर्वर आप यूज कर सकते हैं, सिंगापुर का कर लें। अच्छा, ये सर्वर आ रहे हैं ना 3 वाले, यही आप यूज कर सकते हैं, बाकी सारे नहीं। ये शायद सारे भी कर लें, कोई मना नहीं करेगा, कुछ कह नहीं सकते हैं इसके साथ क्या हो। मैंने ये वाला सर्वर यूज कर लिया है, रेस 2 वाला। अच्छा, अब हम यहाँ से ये AWS है, इसका सर्वर ये मोंगोडीबी जो सर्वर यूज करेगा वो ये वाला यूज करेगा AWS का। आप चाहें तो गूगल क्लाउड भी यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट का Azure भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है क्रिएट योर फर्स्ट टैग टू कैटेगराइज एंड लेबल योर रिसोर्स मोर टैग एंड कैन बी एडिड। ये लिखा हुआ है, लेकिन ये ऑप्शनल है। आपने ये सब कुछ करने के बाद इसको कह दिया क्रिएट डिप्लॉयमेंट। बस ये आपका एक सर्वर वो क्लस्टर बन गया। क्लस्टर 0 बन रहा है। AI मॉडल ऑन अटलस गॉट है, ठीक है, मुझे पता है AI मॉडल भी आ गए हैं इसके अंदर। ये इसने बताया, देखो भाई, ये इसकी अब इसको याद रखें। ये आपका यूजर नेम है डेटाबेस का, और ये पासवर्ड है। अब इसने बनाया, मैं इसको बाद में चेंज कर दूंगा। तो हम ये ना, देखो डेटाबेस का यूजर, ये मैं इसको कॉपी करता हूँ पहले, और अपने पास लिख के रख लेता हूँ कि जी मेरा, मैंने फाइल का नाम रखा टेक्स्ट डॉक टेस्ट, ताकि इसके अंदर मुझे ये टेक्स्ट मिले। यूजर नेम है। इसके बाद मुझे इस क्लस्टर का ये इसने पार्स कर दिया, कॉपी कर लिया, और इसको चेंज भी कर सकते हैं हम, कुछ भी यूजर नेम भी पासवर्ड भी अपने मर्जी से चेंज कर सकते हैं। मैंने क्रिएट यूजर डेटाबेस, यहाँ के मैंने पासवर्ड भी लिख लिया है फिलहाल, क्योंकि पब्लिकली नहीं है, मैं इसको तो वैसे ही रिमूव करना है मुझे, आगे जाके प्रैक्टिस है, तो ये मैंने लिख लिया। इसके बाद क्रिएट आ कनेक्शन मेथड। अब देखो यहाँ पे ना इसने कहा है कि कनेक्शन मेथड भी बनाए। अब आप इसको बताएंगे कि जी इसका कनेक्शन कैसे बनेगा। तो हमने कहा कि जी ड्राइवर से आप कर सकते हैं, हम कपास से कर सकते हैं, हम शेल से कर सकते हैं, हम जो है मोंगोडीबी फॉर VS कोड कर सकते हैं, अटलस SQL कर सकते हैं। मैंने कहा जी हम ड्राइवर से करें। सही है? हमें इतना कोड लिखना नहीं है, हम डायरेक्टली खुद से करवाएंगे। मैंने कहा अब क्या करें, मेरा ड्राइवर का नाम बताया, मैंने कहा नोड जेएस है हमारा ड्राइवर जो हम काम कर रहे हैं। और हमारे ड्राइवर का वर्जन जो है 6.7 और लेटर है, यानी 6.7 कम से कम चाहिए इसको, हमारा इससे ऊपर है। ठीक है। तो अब इसने क्या कहा है कि रन द फॉलोइंग ऑन द कमांड लाइन, ये कॉपी करें और यहाँ आ जाएं, और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करें और चलाएं। अब ये मोंगोडीबी डेटाबेस भी आ गया आपके इसके अंदर के, ये मोंगोडीबी 7.1.0, ये कनेक्ट हो गया।
तो जब ये हो जाए आपका काम, तो अब क्या करना है आपने, कह रहे हैं कि ये व्यू फुल फुल कोड सैंपल, ऐड योर कनेक्शन स्ट्रिंग इनटू योर एप्लीकेशन कोड। तो ये वाला कोड आपने अपने उसमें लगाना है। कहाँ पे लगाना है, अभी इसको सीख ही नहीं रहे। ठीक है, हम ये वाली फाइल में इसको नीचे लिख के रख लेते हैं कि क्या कह रहा है। बाद में हम जब अगली क्लास में इसको कनेक्ट करेंगे, या जब भी कनेक्ट करेंगे, तो ये हमारे काम है। उसके बाद इसने क्या कहा है कि ये जो रिप्लेस करना है, ये वाली बात भी हम लिख के रखें। ये done। तो इस तरह आपका मोंगोडीबी से कनेक्शन कंप्लीट हो गया। इसको भी सेव कर देते हैं। इसमें क्या, इसने कहा है रिप्लेस दैट पासवर्ड और फॉर द की, ये सब कुछ आपने चेंज करना है, जो इसने बता दिया है। जब हम काम करेंगे तो इसको फॉलो करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं। और ये सब का सब हम यहाँ पे, अच्छा प्रोजेक्ट में ये आ रहा है, हम इसको काम करते हैं। एक और फाइल बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं, क्योंकि ऊपर चला जाएगा कोड मेरा। तो डॉट ENV के नाम से मैंने आपको बताया था, हम एक फाइल बना, ये सेटिंग है। ठीक है। और ये जो मेरी फाइल थी ना पूरी की पूरी, इसको उठा के Ctrl+X किया है और .env में पेस्ट कर दिया फिलहाल। ठीक है भाई। और इसके बाद गेट इग्नोर में मैंने इसको कह दिया है कि ये जो मेरी टेक्स्ट की फाइल है ना, टेक्स्ट, ये भी ऊपर नहीं जाए। तो ये कम हो गई। और मैंने कहा कि मेरी जो है ना ये .env को भी नहीं भेज। सही है। इतने साथ कम कर रहे हैं ना। तो मैं ये फाइलें वहां नहीं भेजना चाह रहा हूँ अभी। ये चलिए, बस ये हो गया, इसको पुश करते हैं। इतना पुश क्यों आ रहा है, चलिए। अच्छा, कह रहा है कमिट वाला जो सेक्शन है वो कैंसिल हो गया क्योंकि आपने कुछ लिख के नहीं भेजा। ठीक है, अब हमारा VS कोड और हमारी गेट की प्रोफाइल पूरी दोनों अपडेट हो गई है। हमने यहाँ से जो कोड थे वो सारे रोक दिए, और अपना ID पासवर्ड भी रोक लिया है। ठीक है। और बाकी सब कुछ हमने वहाँ भेज दिया। रेपो, ये हमारा काम हो गया। अच्छा, एक एरर ये दे रहा है कि योर ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव अ डिजाइन, क्या है, designated security content add on atlas security content। यहाँ जाके बस सेटिंग में कह रहा है कि आप एक जो है ना वो सेटिंग करते हैं कि सिक्योर करते हैं, बस ये खाली सिक्योरेशन के लिए मांग रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन की ID है, ऑर्गेनाइजेशन का नेम है, तो इस नेम को हम इसने खुद से बना दिया है। ठीक है। और क्रिएटेड ऑन ही करके भी ठीक है, मैंने इसको कहा कि रिक्वायर मल्टी फैक्टर एथेंटिकेशन, ये सब की जरूरत नहीं है मुझे। ये मेरे मोबाइल से अथेंटिक करवाएगा और करवाएगा कि वेरीफाई है या नहीं, बस हमारा काम है। ठीक है भाई। तो हमने आज अपने उसको डेटाबेस से वो कर लिया। अब हमारी एप्लीकेशन कनेक्ट नहीं हुई है, उसको हम अगले जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो स्क्रिप्ट को कनेक्ट कराएंगे। इससे पहले तो हम कनेक्ट नहीं करवा सकते। सही है।
तो हमारा अब ये मोंगो डीबी भी हमारा यहाँ से हो गया। बस अब फाइल हमारी जावा स्क्रिप्ट के साथ ही हम इसको काम करें। तो अगली क्लास में इंशाल्लाह हम लोग जावा स्क्रिप्ट शुरू करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। करो, मौज करो, मजे उड़ाओ।